अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स क्लियरली मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। ये एक बड़ा अच्छा मामला जो है वो मैं समझता हूँ बेटे कि कॉलेज वालों की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो गया कि चूँकि हम जैसा मैं उस दिन भी अर्ज़ कर रहा था कि हम किसी भी जो कोरोना एसओपी है उसको वायलेट नहीं कर रहे और घर ही बैठे हुए हैं, तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ईद की खुशियाँ अपनी जगह, बाकी सारे मामलात अपनी जगह। उन चीज़ों को इसके साथ मिक्स अप नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जो तालीम की और जो प्रिपरेशन है हमारा, उसका मामला अपनी जगह। लास्ट मेरे बच्चे मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के जो हमारा चैप्टर था उसमें से आई कैप के जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन थे, जैसे कि हमारा तरीक़ेकार है, हमारी प्रैक्टिस है कि हम मामलात को देखते हैं कि भई ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इनके मुताल्लिक आई कैप किस तरह से सवालात पूछ सकता है। ख़ास तौर पर हमने इस चीज़ के ऊपर काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं और फ़ोकस करते हैं इस चीज़ को कि जो चेंज है, जो एवोल्यूशन है कि शुरुआती जो हमारी एग्ज़ाम टर्म्स थीं, उसके अंदर आई कैप के सवाल निस्बतन निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो ये आई कैप का एक अच्छा मैं समझता हूँ तरीका है स्टूडेंट को टेस्ट करने का कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पूछने की बजाय वो अब सवालों को छोटी-छोटी केस स्टडीज़ की सूरत में और प्रैक्टिकल नॉलेज की सूरत में इससे स्टूडेंट की प्रिपरेशन भी इम्प्रूव होती है, उसके सोचने का ढंग भी इम्प्रूव होता है और डेफ़िनेटली बेटे जब आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे और मैनेजमेंट को ज़रा मज़ीद तफ़सील और डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अभी थोड़ा-सा इसके अंदर ये है कि अगर आप बच्चों ने मोटिवेशन वाले चैप्टर में हाँ, एक चीज़ और छोटी-सी बता दूँ कि एक मुख्तसर टॉपिक उसके अंदर हमने ड्रॉप किया है, वो परसेप्शन से रिलेवेंट है। परसेप्शन की 3 शक्लें हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन है, फिर सिलेक्टिव एक्सपोज़र है और सिलेक्टिव रिटेंशन है। वो एक टॉपिक हमने छोड़ा है, जिसके मुतालिक मैंने अर्ज़ किया था कि जी छठा चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊँगा और छठे चैप्टर में जो परसेप्शन वाला मामला है, हम पहले ज़रा उसकी थोड़ी बात कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको मैं रिवाइज़ करवा दूँगा। ऑल्दो कि जब देखिएगा आप छठे चैप्टर में तफ़सील से इसे पढ़ लेंगे, तो शायद मेरे रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत भी ना आपको पड़े, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करेंगे, ताकि तशफ़ी हो जाए आप लोगों की कि आप लोगों ने बाकी हमारा जो मोटिवेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट है। मोटिवेशन के चैप्टर में से या मेरे बच्चे उससे प्रीवियस किसी डिस्कशन में से अगर आपका कोई सवाल है, तो प्लीज़ वो सवाल कीजिए, डिस्कस कीजिए मेरे साथ और अगर नहीं सवाल, तो फिर बेटा हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम अपने नेक्स्ट एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आज हमारी जो क्लास है 10th की और 11th की, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह से बनती है और क्या मामलात होते हैं। तो अगर बेटा मोटिवेशन से रेलेवेंट कोई डिस्कशन है, मोटिवेशन से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज फरमाइएगा ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। अदरवाइज फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। कोई मेरे बच्चे क्वेश्चन हो? चलें, अगर फिलहाल तक बेटे कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने डिस्कशन में। और
जिस तरह बेटे 2 टॉपिक ऑलरेडी हमने किए हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी तरह का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटे आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी क्वेश्चंस जो हैं वो आई कैप करीबन करीबन हर अटेम्प्ट में ही इससे रेलेवेंट सवाल आया है और अच्छी वेटेज के सवाल आते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी ना एक चीज अर्ज कर दूं, नाराज ना होइएगा, ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से है जिसमें मैं समझता हूं कि पुअरली आर्टिकुलेटेड हैं। जिस तरह या जितने अच्छे तरीके से ये चैप्टर कंपाइल अप होना चाहिए था, मेरा ख्याल है, और जब आप पढ़ लेंगे तो आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि ये उतने अच्छे से तैयार नहीं है। स्टडी टेक्स्ट में उतने अच्छे से, चूंकि स्टडी टेक्स्ट में बेटा जैसे दिया हुआ है फिर उसी के मुताबिक मैंने इसको नोट्स में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है। बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताऊं, जो सबसे पहला एतराज इस चैप्टर के ऊपर मुझे हमेशा रहा है, इससे पिछले स्टडी टेक्स्ट में भी, वो बेटे ये है कि इस चैप्टर की ना तरतीब ही आई कैप ने वैसे ही तरतीब ही गलत रखी हुई है। ये उलट हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, तकरीबन मिड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। रीजन उसके बिहाइंड बेटे ये है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को मुख्तलिफ तरीकों से रिजॉल्व करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट को मुख्तलिफ तरीकों से रिजॉल्व करने में एक तरीका जो है दैट इज योर नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा मुस्तनद और मोतबर तरीका जो है वो नेगोशिएशन। दूसरी बेटे जो इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त उसने मिस्टेक की हुई है वो ये है कि उसने चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन ही नहीं दी हुई, यानी जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस बुनियादी चीज को ही उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और इसी तरह के कुछ और इसके अंदर मसले मसाइल हैं, वो जैसे जैसे फिर हम पढ़ते जाएंगे मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को उसकी मैक्सिमम क्लैरिटी जो है वो बताता रहूं, समझाता रहूं। तो खुदा ताला का पाक नाम लेके बेटे शुरू करते हैं, और पहले मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा वो कॉन्फ्लिक्ट का हमारा पोर्शन है। आप लोग नोट्स या स्टडी टेक्स्ट जहां से भी पढ़ रहे हैं, तकरीबन बेटा मिड ऑफ द चैप्टर से ये शुरू होता है। अगर मैं नोट्स में आपको बताऊं तो ये करीबन पेज नंबर 215 से ये कहानी शुरू होगी। पेज नंबर 215 से गुफ्तगू ये शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट की। और इसमें बेटे सबसे पहली बात जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो इस कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन है। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है कि हम कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट एक डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो कोई प्लेस भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर एक इंडिविजुअल का अपनी जात से, या एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, या बहुत सारे इंडिविजुअल्स का आपस में एक दूसरे से जो डिसएग्रीमेंट है, उस डिसएग्रीमेंट को बेटा हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब यहां एक छोटी सी ना प्रॉब्लम और निकलती है कि बहुत सारे लफ्जों के साथ बेटे हमने मनफी मायनी जो हैं वो एसोसिएट कर दिए हैं। जैसे लफ्ज एबनॉर्मल है, पता नहीं कैसे हमने लफ्ज एबनॉर्मल को ना पागल से रिलेट कर दिया है। भाई एबनॉर्मल से मुराद एनीथिंग दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो नॉर्मल से नीचे भी कुछ मनफी तरफ भी हो सकती है, वो नॉर्मल से बेटा बियॉन्ड भी, बेहतर भी हो सकती है। लेकिन लफ्ज एबनॉर्मल जो है उसका हमने इस्तेमाल ही हमेशा मनफी देखा है, तो उस लफ्ज से भी हमें कुछ मनफी तासुर ही मिलता है। यहां भी बेटे ऐसे ही है, जैसे ही मैं वर्ड डिसएग्रीमेंट यूज करता हूं फौरी तौर पर
हमारा जहन जो है वो बहस, मुबाहिसा, लड़ाई, झगड़ा, मार कुटाई, तोड़ फोड़ इस किस्म की तरफ चला जाता है। हालांकि बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स जो हैं चीजों के ऊपर, जब आप एग्री नहीं करते तो इससे बाज मर्तबा बड़े अच्छे नताइज भी निकलते हैं, ठीक है ना। एक बंदे ने, मैंने एक बात कही, एक तरीकेकार तो बेटे ये था कि आप चुप करके भेड़ बकरियों की तरह वो मेरी बात चुप करके सुन लें और उसे इख्तियार कर लें। दूसरा तरीका बेटे ये है कि आप इखलाक और अदब की हद में रहते हुए आप कहें कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे ये इस तरह नहीं, ये इस तरह लग रही है। फिर मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करूंगा और फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, और जिन आर्ग्यूमेंट्स में आप कहिए कि ज्यादा सॉलिडनेस होगी, जेन्युइनिटी होगी, हम दोनों उन आर्ग्यूमेंट्स को खुले दिल से एडॉप्ट कर लेंगे। तो देखें ये डिसएग्रीमेंट बड़ी ही अच्छी तरह से हमें, ये डिसएग्रीमेंट ने हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं किया, बल्कि ये हमें हमारी मंजिल की तरफ ले गया है। तो इसलिए बेटा पहली चीज जो यहां डेफिनेशन में हमने समझनी है कि ये डिसएग्रीमेंट है, ये उस डिसएग्रीमेंट के नतायज मनफी भी निकल सकते हैं और उस डिसएग्रीमेंट के नतायज मस्बत भी निकल सकते हैं। तो डेफिनेशन किस तरह से करनी है कि हम कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पर क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एक डिसएग्रीमेंट है जो इंडिविजुअल्स, जो वन इंडिविजुअल या मोर देन वन इंडिविजुअल के दरमियान किसी भी सूरत में पॉसिबल हो सकता है। अब एक चीज और समझिएगा कि जब बेटा हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं ना, तो जैसे हमने पहले, और इस टॉपिक को बेटा इसलिए भी जरा एहतियात से समझिएगा कि ये टॉपिक डायरेक्टली आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, आगे उसने कुछ और चीजें बताई हैं, और उन चीजों को समझने के लिए ये हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑल्दो कि ये बुक में नहीं है, लेकिन बहैसियत टीचर बेटा किसी हद तक ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें ये चीज पढ़ानी पड़ती है, इसके अलावा फिर अगली मंजिल तामीर नहीं होती। तो हम कहते हैं कि बेटा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये पहले दिन से ही इस तरह नहीं था जिस तरह के मैंने इसे डिफाइन किया, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे बच्चे इवॉल्व होता रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व होता रहा है, इसमें तब्दीली आती रही है, ठीक है। एवोल्यूशन एक बड़ा जबरदस्त है, और इसी एवोल्यूशन में दोस्तों जरा समझिएगा कि इसके बुनियादी तौर पर कुछ 3 स्कूल ऑफ थॉट, और मोटिवेशन में बेटे ये चीज मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाई थी कि स्कूल ऑफ थॉट हम किसे कहते हैं, मकतबा नजर या मकतबा फिक्र क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हमने मोटिवेशन में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे, कंटेंट थ्योरीज थी और प्रोसेस थ्योरीज थी। यहां भी बेटे इसके 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, और जरा देख लीजिए वो 3 स्कूल ऑफ थॉट क्या हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना, सबसे पहला और मेरे बच्चे सबसे पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारे पास कहलाता है बेटे इसका, हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू। दोबारा से बात को बेटे दोहरा दूं, ये नोट्स में या स्टडी टेक्स्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये समझ लीजिए जरा। यहां से पढ़ाना इसलिए पड़ता है कि आगे कुछ चीजें हमारी हैं जो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। ट्रेडिशनल व्यू वाले बेटे ये कहते हैं, ये एक सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है कॉन्फ्लिक्ट का, और ये लोग कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट होता ही बुरा है, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल टुगेदर बैड, ठीक है। यानी कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ही लफ्ज कॉन्फ्लिक्ट कोई कहता था उस जमाने में, तो लोगों के दिल में पहला ख्याल यही आता था कि जी ऐसा डिसएग्रीमेंट है जिसका नतीजा लड़ाई झगड़ा मार कुटाई
वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, कुछ ऐसा ही निकलेगा। और वो लोग कहते थे कि भाई चूंकि इसकी नेचर नेगेटिव है, इसकी नेचर चूंकि मनफी है, तो हमें हर सूरत में इस कॉन्फ्लिक्ट को एवॉइड करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिससे कभी कुछ अच्छा बरामद नहीं हो सकता। ठीक है। इसके कुछ अरसा गुजरने के बाद एक और बेटे मामला हुआ, यह तकरीबन 40s से 60s के दरमियान कहीं, और इसे हम कहते हैं HR व्यू या ह्यूमन रिलेशन व्यू। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की ह्यूमन रिलेशन वालों ने। इन्होंने कहा कि जी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, सबसे पहली बात कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, नागुजीर है। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि जहां चार इंडिविजुअल, जहां इंडिविजुअल ह्यूमंस इकट्ठे हों, वहां कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यह मुमकिन ही नहीं हो सकता। इन्होंने सबसे बुनियादी बात कुछ इस तरह से वाजे कर दी कि भाई जहां ह्यूमन रिलेशंस हैं, जहां ह्यूमन रिलेशंस मौजूद हैं, जहां ह्यूमंस मौजूद हैं, चाहे इंडिविजुअल है, दो हैं, तीन हैं, लार्ज ग्रुप्स हैं, स्मॉल ग्रुप्स हैं, वेयर देयर आर ह्यूमन इंडिविजुअल्स, अल्टीमेटली उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। आप इसे कम तो कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से एलिमिनेट या अवॉइड नहीं कर सकते। अगली बात बेटा इन्होंने ये कही, इन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, इन अदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल या डिसफंक्शनल भी हो सकते हैं। दो बातें कही हैं ह्यूमन रिलेशन वालों ने। पहली बात बेटे उन्होंने ये कही कि कॉन्फ्लिक्ट तो एक तो कभी भाई ये खत्म नहीं हो सकता, ये इनएविटेबल है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। जहां हमारे पंजाबी में ना बेटा इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, बच्चों से मैं शेयर किया करता हूं क्लास में, कि जिथे चार पांडे होंगे ओ खड़कणगे। मीन टू से आप किचन में भी बेटे देख लीजिएगा। बल्कि ये तमाशा तो ना खास तौर पर अगर कभी मेरी तरह आप भी लेट नाइट जागने वाले बंदे हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि आपके हाथ से रात को 1-1:30 बजे अगर कहीं स्टील का बर्तन कोई गिर जाए ना, कोई ग्लास वगैरह, तो वो कमबख्त ऐसा ग्लास गिरता है कि वो पूरे किचन में टन 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 तड़न तड़न, वो जब तक सारे घर वाले उठ नहीं जाते और बाजमात आपको बुरा भला कहना नहीं शुरू कर देते, तब तक उस ग्लास ने छलांगे मारनी बंद नहीं करनी। तो भाई जहां भी नेचुरली पंजाबी मिसाल देते हैं कि भाई जहां भी दो चार बर्तन ऐसे इकट्ठे पड़े होंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे और शोर मचाएंगे। तो यहीं से बेटे हमें भी बात समझ में आती है कि जहां ह्यूमंस होंगे उनके दरमियान, क्योंकि बेटे देखें अल्लाह ताला ने ना हमें एक दूसरे की कुछ सिफात जो हैं वो बुनियादी बना दी हैं, लेकिन खुदा ताला ने हमें एक दूसरे का क्लोन या एक दूसरे का रेप्लिका या एक दूसरे की जीरोक्स नहीं बनाया। इतने अरबहा इंसान हैं, करोड़ों लाखों इंसान हैं, लेकिन मेरे बच्चे उस जाते पाक की क्या तारीफ हम करें कि उसने हर इंसान को जात के एतबार से, सिफात के एतबार से, हरकतों के एतबार से, सोच के एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी कुछ यूनिक सी चीजें हैं, ऑल्दो कि हम इंसान हैं और उसी खालिक की मखलूक हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर बेटे कुछ अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। जब भाई कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी हैं, तो फिर लाजमी बात है कुछ मेरी बातें आपको डिसएग्रीमेंट का सबब बनेंगी, कुछ आपकी बातें मुझे डिसएग्री। आप घर में अगर देखिएगा सके बहन भाइयों में, इवन पेरेंट्स के साथ भी बाज मर्तबा इख्तलाफ हो जाता है। पहली बात उन्होंने क्या कही कि भाई ये तो है इनएविटेबल, फर्स्ट थिंग। दूसरी मेरा बच्चा उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा भाई ये कॉन्फ्लिक्ट समटाइम पॉजिटिव भी होता है और समटाइम नेगेटिव भी। अपने पास बेटा एक ना छोटा सा
एक जिसे कहें कि कैप्शन नोट कर लें, फंक्शनल या पॉजिटिव, हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कहेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट हमें हमारे गोल के टूवर्ड्स लेके जा रहा है। पॉजिटिव या फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मेरे बच्चे वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा जो हमें हमारे गोल के टूवर्ड्स गाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, हम क्लास के अंदर मैंने एक चीज पढ़ाई, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, फिर मैंने उसको क्लियर किया, आपने फिर क्वेश्चन किया, नहीं सर ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे है, मैं समझाता हूँ, नहीं बेटा ये इस तरह से नहीं, ये ऐसे है, अच्छा सर अगर इसको ऐसे कर लिया जाए, मैं कहता हूँ हाँ बेटा अच्छी ओपिनियन है आपकी, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर लें तो ये गौर कीजिएगा बेटा, मेरे और आपके दरमियान देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डिसएग्रीमेंट, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट ऐसा है जो हमें हमारे गोल की तरफ, हमें हमारे टारगेट की तरफ, हमारे मिशन, हमारे विजन की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन बेटा अगर हम आपस में कुछ ऐसी बहस शुरू कर दें, फजूल सी बहस शुरू कर दें जिसका ना कोई फायदा, यानी आप यूं देखें ना, आप लोगों के सिर्फ बेटा जहन के लिए मैं बता रहा हूं कि बहुत मरतबा बेटे हमारे दरमियान मजहब पे ऐसी बहस शुरू हो जाती है, मजहब के ऊपर ऐसी बहस शुरू हो जाती है जिस बहस से बेटे ना हमारे ईमान में कोई बेहतरी आती है, ना हमारे अमाल में कोई बेहतरी आती है। ठीक हो गया, बस हम बहस बराए बहस करते चले जाते हैं, घंटे एक बाद उस बहस से हमें कोई फायदा तो नहीं मिलता, लेकिन वहां जो लोग मौजूद होते हैं उनके दिल में एक दूसरे के लिए जिसे कहें कि नफरत या आजारी या एक दूसरे के लिए बुरे एहसासात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, और समटाइम फिर वो लोग एक दूसरे से मिलना ही छोड़ देते हैं। अब बेटा देखें, है तो ये भी डिसएग्रीमेंट ही, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट ऐसा डिसएग्रीमेंट है जिसने हमें हमारी मंजिल से दूर कर दिया है, हमारी मंजिल से डेविएट करवा दिया है। तीसरी जो बेटे इसके अंदर चीज मौजूद है, तवज्जो से प्लीज, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, तवज्जो से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसने नेक्स्ट जाकर जिसे कहें कि हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो बेटे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं इंटरैक्शनिस्ट व्यू। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है बेटा। अपना वीडियो कैम प्लीज बंद कर दीजिए। मोहम्मद एजाज हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंटरैक्शनिस्ट व्यू, और जरा तवज्जो से मेरी बात सुने, बजाय इसके कि आप अपने इक्विपमेंट से खेलते रहें, इंतहाई तवज्जो से बात सुनिएगा। इंटरैक्शनिस्ट व्यू वाले बेटा पहला जिसे कहें स्कूल ऑफ थॉट था जिसने पहली तो बात ये कही थी, उसने कहा था कि यार हर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसका एक मिनिमम लेवल, या जिसे बेटे हम टॉलरेंस लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इसने बेसिकली जो इंटरैक्शनिस्ट वाले हैं ना बेटा, इन्होंने एचआर के ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। इंटरैक्शनिस्ट ने, जैसे बेटे एचआर व्यू है, एचआर वालों ने ट्रेडिशनल को कैंसिल कर दिया, एचआर वालों ने ट्रेडिशनल को गलत साबित कर दिया। इंटरैक्शनिस्ट ने एचआर को किसी हद तक गलत नहीं कहा था, बल्कि उसमें कुछ इजाफा कर दिया था, और उसने ये कहा था कि जी बिल्कुल ठीक है, आप इनएविटेबल बिल्कुल सही कहते हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट का एक मिनिमम लेवल है, एक लेवल है, एक, या बल्कि इसको ना समझने के लिए आप क्यों कहिए कि हर कॉन्फ्लिक्ट की मेरे बच्चे एक रेंज है। ये मिनिमम लेवल से भी ज्यादा खूबसूरत लफ्ज है समझने के लिए। इन लोगों ने कहा था कि हर कॉन्फ्लिक्ट की एक रेंज है। अच्छा, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट उस रेंज में रहेगा, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट उस रेंज में रहेगा, तब तक मेरे बच्चे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल रहेगा। जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट उस रेंज में रहेगा, उस मिनिमम लेवल के दरमियान रहेगा, फंक्शनल होगा। और जैसे ही बेटे उस लेवल से या तो ऊपर चला गया, वो फिर डिसफंक्शनल, और जैसे ही उससे नीचे चला जाएगा मेरे बच्चे, वो फिर डिसफंक्शनल हो जाएगा। बड़ा मेजर फर्क इन्होंने डाल दिया था एचआर वालों के कंपैरिजन में। एचआर वालों ने ना बेसिकली डिस्टिंक्शन कर दी थी
कि जी ये जो हैं ये पॉजिटिव हैं या फंक्शनल हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नेगेटिव या डिसफंक्शनल है। इंटरैक्शनिस्ट वालों ने आके वो जो डिस्टिंक्शन थी या वो जो कैटेगराइजेशन की हुई थी, इंटरैक्शनिस्ट वालों ने आके उसको खत्म किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल भी हो सकता है और डिसफंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल कब तक रहेगा? जब तक विद इन टॉलरेंस रेंज। पहले बेटे एक सादा मिसाल समझ लें और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल बनाता हूं। सादा मिसाल बेटे आपको देता हूं टेम्परेचर की, बिल्कुल सादा एग्जांपल टेम्परेचर की। ह्यूमन बॉडी है, उसके टेम्परेचर की एक रेंज है। जब तक तो बेटा टेम्परेचर रहता है ना उस लिमिट के दरमियान, आप कहते हैं जी टेम्परेचर फंक्शनल है, टेम्परेचर बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, इतनी हरारत जो है, इतनी हीट जो है, ये बॉडी के लिए अच्छी है। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही वो उस रेंज से ऊपर जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग जिन बच्चों ने मेडिकल पढ़ी है या वैसे आप लोग समझदार बच्चे हैं, ये 98 पॉइंट उसकी कुछ रेंज है। तो जैसे ही वो 98 वाली रेंज में रहेगा, 98, 99, 98, 99, ठीक है, वो ठीक रहेगा। मेरा बच्चा जैसे ही वो 100 की तरफ जाएगा, 101, 102, 103, लोग कहेंगे भाई इसे बुखार हो गया है। वो बुखार उसको जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, वो बुखार उसे तकलीफ देगा। यानी बॉडी टेम्परेचर का एक हद से बढ़ जाना फंक्शनल नहीं बल्कि डिसफंक्शनल। हालांकि टेम्परेचर वही है, बॉडी भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन भाई टेम्परेचर जैसे ही उस रेंज से बाहर निकला वो फौरी तौर पर डिसफंक्शनल। ऐसे ही बेटे अगर टेम्परेचर बॉडी का एक खास लिमिट से कम हो जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं जी इसे ठंड लग गई है, या ये फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है, या इसका जिस्म जो है वो जमना शुरू हो गया है, बॉडी के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, फेफड़ों के अंदर बेटे पानी जमना शुरू हो जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया अगर आप लोगों ने सुना हो, जिससे सांस लेने में इवन दिमाग जो है वो काम करना बेटा छोड़ देता है और बड़ी दर्दनाक किस्म की एक मौत जो है वो इंसान को अस्तगफिरुल्लाह उसका सामना करना पड़ता है। तो बेटे देख लीजिए ये जो बॉडी टेम्परेचर है ये भी तब तक ही सही है जब तक एक रेंज में है। बेटे ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर देख लें, जरूरत से कम, वही ब्लड है, वही वेसल्स हैं, वही जिस्म की नालियां हैं, हर चीज वही है। लेकिन बेटे अगर उसके दौड़ने की रफ्तार और उसका वेसल्स पे जो प्रेशर है अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आप इसे हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं, जरूरत से कम हो जाए तो बेटा आप इसे लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं। दोनों ही सूरतें इंसान के लिए खतरनाक हैं। इसी तरह से बेटे आप लोग माशाल्लाह अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं, आपके पास एक बड़ा ही जबरदस्त करंट एसेट मौजूद है जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं। वो जो स्टॉक्स हैं बेटा, चाहे वर्क इन प्रोसेस हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, वो स्टॉक तब तक आपको फेवर देगा। 11वें चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, वो स्टॉक तब तक आपको फेवर देगा जब तक वो रहेगा विद इन अ टॉलरेंस रेंज, विद इन अ मिनिमम लेवल ऑफ रेंज। जैसे ही मेरे बच्चे स्टॉक जरूरत से ज्यादा हो गया, ठीक है, वो आपका वर्किंग कैपिटल को नुकसान पहुंचाएगा, और जैसे ही स्टॉक जरूरत से कम हो गया आप बेटे स्टॉक आउट हो जाएंगे और फिक्स कॉस्ट आपकी लगती रहेगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। तो कहने का मकसद मेरा बच्चा क्या है, आप जितनी भी मिसालें ले लें, जितनी भी मिसालें ले लें, उन मिसालों में हो क्या रहा है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो तब तक ही फायदेमंद है जब तक वो रहेगा विद इन फंक्शनल रेंज। फंक्शनल से ऊपर चला गया बेटा फिर भी डिसफंक्शनल है, फंक्शनल से नीचे चला गया, रेंज से नीचे चला गया, फिर भी डिसफंक्शनल है। अगर मेरे बच्चे जरूरत से ऊपर चला गया, जरूरत से ऊपर चला गया, तो मेरा बच्चा हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करके वापस इसे नीचे की तरफ फंक्शनल रेंज में लेके आना है। जैसे बेटे किसी को बुखार चढ़ जाए तो डॉक्टर कहते हैं जी इसके ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां रखो
ताकि इसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वो जो एक टेम्परेचर है वो कम हो और बॉडी नॉर्मल की तरफ आए। इसे बेटे हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। और दूसरी तरफ बेटा अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से कम हुआ है, बिल्कुल ग्रुप ठंडा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जितना होना चाहिए उससे नीचे गया हुआ है, तो व्हाट वी विल डू कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा स्टिमुलेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करेंगे, इसको कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझ के हम बढ़ाएंगे। और बढ़ने से बेटे क्या होगा कि ये डिसफंक्शनल रेंज से निकल के वापस फंक्शनल रेंज के अंदर आ जाएगा। बिकॉज जब तक ये फंक्शनल रेंज में रहेगा, जब तक ये मिनिमम पॉसिबल टॉलरेंस रेंज में रहेगा मेरा बच्चा, तब तक ये हमें फायदा देगा। अगर उससे बढ़ गया फिर भी नुकसान दे, उससे कम हो गया फिर भी नुकसान दे। हम बेटे बढ़े हुए कॉन्फ्लिक्ट को कम क्यों कर रहे हैं? ताकि कॉन्फ्लिक्ट से हमें फायदा मिले। और बेटा हम कम हुए हुए कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि इससे भी हमें फायदा मिले। तो इन दोनों टेक्निक्स को मिला के हम एक सिंगल नाम देते हैं, जिसे मेरा बच्चा हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर आप दोस्तों को याद हो तो बिल्कुल शुरू में हमने बेटे बात की थी कि मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि भाई आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपने उस रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से बढ़ा हुआ है तो हम उसे रिड्यूस करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से कम हुआ है तो उसे हम बढ़ाते हैं। दोनों की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, रिजॉल्व करने की भी अपनी टेक्निक्स हैं, स्टिमुलेट करने की भी अपनी टेक्निक्स हैं। और बेटा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व और स्टिमुलेट करने का हमें क्या फायदा है कि भाई हमें उस कॉन्फ्लिक्ट से मिलने वाला बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बेटा तीसरा व्यू है जिसे इंटरेक्शनिस्ट व्यू कहते हैं। और इंटरेक्शनिस्ट व्यू वालों का क्या मानना है, क्या कहना है कि भाई ठीक है, हम मान गए आपकी बात, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप कहिए कि इससे इससे हम जान नहीं छुड़वा सकते, ये हर वक्त मौजूद रहेगा। बस उन्होंने एक इजाफा क्या किया, उन्होंने कहा जी दो कैटेगरीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी देयर आर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर positive and there are certain conflicts which are negative. They said that it all depends upon your level of conflict. If the level of conflict is within minimum or within tolerance range, we would say कि conflict functional है। और बेटा conflict functional कौन सा है? जो आपको लेके जाए आपके गोल्स की तरफ। और इसी तरह बेटे अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से ज्यादा हो जाता है फिर भी डिसफंक्शनल है, जरूरत से मेरे बच्चे कम हो जाता है फिर भी डिसफंक्शनल है। अगर जरूरत से बढ़ा हुआ है तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से कम हुआ है तो हम उसे इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और दोनों सूरतों में बेटे हमारा पर्पस ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट से मिलने वाले बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। यहां तक मेरे बच्चे दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। एक मैंने अभी तक पढ़ाई है डेफिनेशन, और दूसरी चीज मेरे बच्चे मैंने आपको पढ़ाई है कि इवॉल्व कैसे हुआ। तकरीबन 1940s से पहले पहले तक की कहानी क्या थी, फिर 40s से लेके 60s और 60s से लेके आज के दिन तक। आज के दौर में मेरे बच्चे हम बात करते हैं इंटरेक्शनिस्ट व्यू की। हम कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरेक्शनिस्ट है, यानी कि सेम कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शनल या इट्स टॉलरेंस रेंज। यहां तक मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो समझ ना आ रही हो हैंड रेज कीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए मैं खामोश होता हूं, जल्दी से इसको अपने जहन में रिव्यू कीजिए। और यहां तक अगर कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए।
जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन हो, यहां तक कुछ क्लियर, सॉरी कुछ क्लियर कह रहा हूं, यहां तक मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो, कोई बात जो समझ ना आई हो, किसी पे आप डिसएग्री करते हो, तो प्लीज। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि बेटा डायरेक्टली तो ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आप तब देखिएगा इसके अंदर ये जो मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन पढ़ाया है, ये काफी जगहों पर आपको काम करता नजर आएगा। चलें, अगर यहां तक बेटे बात आपको क्लियर है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो थोड़ी सी डिस्कशन इसमें मजीद ऐड करते हैं। और यहां पर एक चीज और समझिएगा, एक और चीज जरा पिक करने की कोशिश कीजिएगा। और ये बेटे हमारे पास हैं जिन्हें हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट के लेवल्स या कॉन्फ्लिक्ट की मेरे बच्चे टाइप्स, या इवन कुछ जगहों के ऊपर, और इवन आपके स्टडी टेक्स्ट में इसको बेटे सोर्सेज भी उसने लिखा हुआ है। ठीक है, लेवल्स भी, टाइप्स भी, सोर्सेस भी, मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगी। सो जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। बहुत आसान आसान सी छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोशिश करूंगा कि इसको एक अच्छे तरीके और सलीके के साथ आपके साथ डिस्कस करके इसको हम टाइमली लेवल पे मुकम्मल कर लें। लेकिन ये है, मुकम्मल करने की बात तो फिर पुरलुत्फ होगी ना कि बेटा आपको प्रॉपर उसकी समझ भी आती हो, तो जरा तवज्जो रखिएगा। सबसे पहली जो बेटे शक्ल है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो बेटे दो चीजें हैं, देखिएगा जरा। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट बाज मर्तबा फंक्शनल या पॉजिटिव, और बाज मर्तबा बेटे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसफंक्शनल या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी अभी आपके साथ डिस्कस की थी कि बेटे ऐसे तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें हमारे गोल के टूवर्ड्स लेके जाएं, हमें हमारे गोल के टूवर्ड्स मूव करवाएं, आप उन्हें फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहेंगे, और जो बेटे गोल्स से डेविएट करवाएं, हम उन्हें डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो पेपर में कहीं भी वो पूछ ले कि भाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज और भी ख्याल रखिएगा, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हमें हमेशा बेनिफिट्स मिलेंगे, और मेरे बच्चे जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके हमें नॉर्मली डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस या नुकसानात होंगे। ठीक हो की बात। उसके बाद बेटे इसकी एक और शक्ल जो आपको काम करती हुई नजर आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी बड़े ही जरूरी 3 फॉर्मेट्स हैं इसके, समझिएगा इनको जरा। बाज मरतबा बेटे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसे हम कहते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट नोट कीजिएगा अपने पास जरा, सॉरी, नोट कीजिएगा बेटे अपने पास जरा। टास्क कॉन्फ्लिक्ट हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑन व्हाट टू डू, करना क्या है इस बात पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, जैसे एक बिजनेस है, आप 2 3 4 पार्टनर हैं, आपने बेटे पैसे मिलाए और पैसे मिला के आपने कुछ कारोबार करने का सोचा। एक बंदा कहता है जी हम चूंकि सारे के सारे अकाउंट्स की फील्ड से हैं, हमें अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो देनी चाहिए। एक बंदा कहता है कि नहीं यार, हमें हमें चूंकि टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें टेक सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए।
एक और बंदा कहता है कि नहीं यार, इन दोनों सेक्टर्स को ही छोड़ लो, हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट में बेचना चाहिए। सो गौर कीजिएगा बेटा, तीनों ही दोस्त हैं, तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनका व्हाट टू डू के ऊपर इख्तलाफ है कि क्या करना है। इस व्हाट टू डू वाले इख्तलाफ के बाद जो दूसरा इख्तलाफ हमारे पास आता है, नोट कीजिएगा प्लीज अपने पास, इसे बेटे कहते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। और ये दोस्तों होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑन हाउ टू डू, कॉन्फ्लिक्ट ऑन हाउ टू डू। अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने जो टेक वाली साइड है, मॉडर्न जो टेक इनोवेशन है, हमने उसके ऊपर काम करना है। अब बेटा उस टेक के ऊपर भी डिबेट हो रही है कि अच्छा यार, ये जो हमने टेक्नोलॉजी का काम करना है, हमने ये कैसे काम करना है, हम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बना के देंगे या हम किसी से सॉफ्टवेयर लेंगे और आगे अपने क्लाइंट्स को बेच देंगे और दरमियान का मुनाफा रख लेंगे, या हम खुद अपने सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे और हमारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए होंगे या ऑडिटिंग के लिए भी होंगे या सेक्रेटेरियल सर्विसेज या टैक्सेशन सर्विसेज के लिए भी होंगे। सो अब कहानी जो है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है, अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कैसे करना है। जैसे बेटे ये था कि एक वक्त आप लोगों के सामने ये एक वक्त ग्रुप में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होती रही, सर अहमद ने जाती दिलचस्पी लेके आप तमाम लोगों को उसमें गाइड भी किया था कि पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा था कि बीएमबीएस पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। जब हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया तो फिर बेटा पहले दिन जो मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को दी थी, उसके अंदर हम लोगों ने प्रोसेस डिसाइड किया था कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे चीज पढ़नी है, कौन सी पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, कैसे मामलात को मुकम्मल किया जाएगा। और अगर उसमें मेरे और आपके दरमियान कोई इख्तलाफ आता तो वो बेटा क्या कहलाता, वो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कहलाता। तीसरी जो बेटे इसके अंदर शक्ल है, तीसरी शक्ल, इसे हम बेटा कहते हैं पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, भी इसे नाम दिया जाता है, और कुछ किताबें बेटा इसको रिलेशनल, दोनों ही लिख लीजिएगा, पर्सनल भी, और इसे मेरे बच्चे ज्यादा जो वैसे बुक्स ने नाम लिखा है वो रिलेशनल लिखा है। देखिएगा बेटा, इंसानों के अंदर ना दूसरे इंसानों को लेके कुछ ऐसे कुछ मामलात होते हैं जो उन इंसानों के दरमियान रिलेशंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे बेटे देखिएगा, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारा मजहब भी है। ठीक है, नॉर्मली जिस बंदे का मजहब हम जैसा ही होगा, हमारे मजहब से ही बिलोंग कर रहा होगा, उसके साथ अक्सर व बेशतर हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन अगर कोई किसी और मजहब से है, ठीक है, किसी और मजहब को मानने वाला है, तो आप देखिएगा कि अक्सर हमारे उसके साथ रिलेशंस जो हैं वो डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटे कौमियत की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, फिर ये काले गोरे का तो तमाशा ऐसा है कि आज के दिन तक भी ये ठीक नहीं हो रहा। बेशक के फेयर एंड लवली ने अपना नाम जो है वो चेंज करके पता नहीं कौन सा लवली रख लिया है उसने, लेकिन देख लीजिए वो काले गोरे वाली जंग अभी तक मौजूद है। तो ये बेटे इसको हम रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिनका ताल्लुक ह्यूमन रिलेशन से हो, ऐसे रिलेशंस जो रंग, नस्ल, जात, मजहब, पसंदीदगी, नापसंदीदगी, हमारी शख्सियत, इन सारी बातों की वजह से जो बेटा ह्यूमंस के आपस में रिलेशंस बनते हैं, उसमें ये एक ख्याल आता है। उसके बाद इसकी जो तीसरी शक्ल है वो जरा थोड़ी सी बेटे तफसीली है, थोड़ी सी कंप्रीहेंसिव है, और अच्छे से जरा इसको समझ लीजिएगा कि ये इसकी जो तीसरी शक्ल है वो किस तरह से काम करती है। जो बेटा इसका तीसरा फॉर्म है आपके पास, तीसरी शक्ल है आपके पास, इसकी बेटे पहली जो टाइप है, जरा आप लोगों ने ना अपना कम्युनिकेशन वाला नॉलेज भी थोड़ा सा रिव्यू करना है। पहली शक्ल बेटे इसको कहते हैं इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा इंडिविजुअल बेटे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल का अपनी ही जात से कॉन्फ्लिक्ट होता है।
इंट्रा, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। इंट्रा जिसे कहें कि इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि बेटा आपकी अपनी जात से ही आपका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप किसी दफ्तर में हैं, वहां पर बेटे कोई साहब तशरीफ लाते हैं, उनका कोई काम, कोई नाजायज काम आपके पास रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपने इनकार कर दिया है। वो साहब आपको एक मोटी तगड़ी अच्छी रिश्वत जो है वो आपके सामने रख देते हैं। अब एक तरफ बेटे आप उन पैसों को देख रहे हैं, उन पैसों से आपकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जानी है, आपके बच्चों की फीसें अदा हो जाएंगी, घर में राशन आ जाएगा, मे बी माइट बी पॉसिबल आप उस महीने का मकान का किराया बड़ी आसानी से पे कर सकें, और हर तरह से वो कन्वीनियंस ही नजर आ रही है, बस एक फाइल के ऊपर आपको साइन करने हैं। दूसरी तरफ बेटे आपके अंदर ही ये ख्याल चल रहा है कि नहीं यार, जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी औलाद को ना, मैं खुद लुकमा हलाल हराम खाऊंगा और ना ही मैं अपनी औलाद को हराम माल जो है वो उसके मुंह लगने दूंगा। थोड़ा मिल जाए, कम मिल जाए, हम मुश्किल से गुजारा कर लेंगे, हमने हराम की तरफ नहीं जाना। अब बेटा देखिएगा, ये हलाल और हराम, सही और गलत की जो जंग है, ये मुसलसल आपके अंदर चल रही है, और इसमें से कोई एक कुव्वत जो है वो जीतती है। बाज मर्तबा हक जीत जाता है, बाज मर्तबा बातिल की कुव्वत जीत जाती है, एंड सो ऑन। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट की बेटा अगर आप नेचर देखें ना, तो वो एक इंडिविजुअल के अंदर ही चल रहा है, इंडिविजुअल का अपनी जात से कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी जो बेटा इसके अंदर शक्ल आती है, उसे हम कहते हैं इंटर इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल, जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, वो बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, वो करेक्शन कर लीजिएगा। जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं वो करेक्शन कर लीजिएगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है बेटा, कि बुक वाले ने एक हेडिंग गलत दे दी है, जहां उसको इंट्रा इंडिविजुअल लिखना चाहिए, सॉरी, जहां उसको इंटर इंडिविजुअल लिखना चाहिए था, वहां उसने इंट्रा इंडिविजुअल लिख दिया है। मैंने नोट्स में उसे सही कर दिया है। जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं वो नोट्स देख के एक दफा उस कॉन्सेप्ट को सही तरह से अपने पास लिख लें, नोट कर लें। इंटर इंडिविजुअल का बेटे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। ठीक हो गया, मेरा मेरे दोस्त के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटर इंडिविजुअल है। मेरा मेरे टीचर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटर इंडिविजुअल है। ठीक हो गया, घर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां भी कहीं एक इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे इंडिविजुअल से पैदा हो जाए, वो उसे इंटर इंडिविजुअल का नाम देता है। जो तीसरी बेटे इसके अंदर चीज है, इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ना समझिएगा, ये बाज मर्तबा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। जो तीसरी मेरे बच्चे चीज है इसके अंदर, वो कहलाती है इंट्रा ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टेड हैं। लेकिन बेटा अब इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा ग्रुप डिफरेंट हैं। इंटर इंडिविजुअल में समझिएगा जरा एहतियात से, इंटर इंडिविजुअल में लोगों के जाती, जैसे कहें कि इंडिविजुअल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे बेटे अगर क्लासरूम की मैं बात करूं, क्लासरूम की, तो खुदा ना ख्वास्ता मेरा और किसी स्टूडेंट का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, तो आप कहेंगे सर ये इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन बेटे देखिएगा, हमारी क्लास में कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कोई 3-4 बंदे एक तरफ हैं और 3-4 बंदे दूसरी तरफ हैं। ठीक हो गया, यानी वो किसी एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि वो ग्रुप लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा समझने के लिए, कि वो कॉन्फ्लिक्ट अरशद और असगर का नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट आशिर और हमजा का नहीं है, बल्कि बेटे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे कैफ 4 के जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ही कुछ हमारे कैफ 4 के अंदर, हमारी BMBS की क्लास में
कुछ बच्चों का ख्याल ये है, कुछ बच्चों का, कि सर को स्टडी टेक्स्ट से पढ़ाना चाहिए, वो आई कैप की ऑथेंटिक बुक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं यार, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ा नहीं जाता, तो सर अपने नोट्स से पढ़ा दें, सर कुछ अपने नोट्स बना के हमें दे दें, उससे हमें फायदा मिलेगा। और तीसरा एक ग्रुप जो है वो ये सोचता है कि बजाय इसके कि सर नए नोट्स बनाएं, और पता नहीं वो नोट्स किस तरह के बनाते हैं या नहीं अच्छे बनाते, तो वो फला एक कॉलेज है, उस कॉलेज के नोट्स बड़े अच्छे हैं, सर को चाहिए वो वाले नोट्स जो हैं वो पढ़ के, पहले भी काफी बच्चे पास हुए हैं, तो वो वाले नोट्स जो हैं वो सर क्लास में पढ़ा दें। अब गौर करें बेटा, ये किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का सर से मसला नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप, लेकिन इशू ऐसा है जो विद इन BMBS ही है। हम ये जो 2-3 किताबों के ऊपर बहस कर रहे हैं, हमारी इस बहस का टेक्स्ट वाली क्लास पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और इसी तरह बेटे टेक्स्ट वाले भी, उनकी क्लास में भी अगर कोई ऐसा मामला है, कोई कहता है जी आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, कोई कहता है नहीं जी मौजम साहब की जो किताब है वो बड़ी अच्छी है, कोई मुनव्वर मिर्जा साहब की बुक को रेकमेंड करता है, कोई पेटी वाला की बुक को रेकमेंड करता है, कोई बिलाल अजहर साहब की बुक को रेकमेंड करता है, तो वो ग्रुप के अंदर आप देखें विद इन अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम इंट्रा ग्रुप कहते हैं। अगर बेटा देखें BMBS की क्लास के अंदर अगर 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो इंटर इंडिविजुअल कहलाएगा। लेकिन अगर ग्रुप का लेवल उससे ऊपर है, ग्रुप के अंदर 5-10 बंदे एक बात कह रहे हैं, 2-4-6 बंदे एक बात कह रहे हैं, और 2-4-6 बंदे एक बात कह रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल नहीं बल्कि इंट्रा इंडिविजुअल होगा कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें बेटे जो चौथी शक्ल है हमारे पास, जो फोर्थ फॉर्म है, वो दोस्तों देखिएगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसे हम, उस शक्ल को बेटे हम कहते हैं इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप, इसमें बेटे देखिएगा, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी और इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इंटर ग्रुप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, देखिएगा सेल्स वालों की और अकाउंट्स वालों की हमेशा से एक रफड़ रहेगा ही रहेगा, सेल्स और अकाउंट्स का हमेशा। इसी तरह से प्रोडक्शन और परचेज वालों का, प्रोडक्शन और R&D वालों का, ये इंटर ग्रुप है। इसी तरह से बेटे देखिएगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप यूं समझिए कि कोक और पेप्सी का जीने मरने का कॉन्फ्लिक्ट है भाई। जैसे मेरे बच्चे अदिदास एंड नाइकी का, ठीक है, या बॉडी आर्मर वाले, पूमा वाले, लेकिन असल जो कुतखाना है वो ये जो बड़ी कंपनीज हैं अदिदास और नाइकी है, इनके दरमियान है। जैसे मेरे बच्चे एंड्रॉयड और iOS का, ठीक है, ये भी 2 बड़े जिन हैं टेक की दुनिया के अंदर। जैसे कि बेटे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का। सो ये जो इंटर ग्रुप है, इंटर ग्रुप, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हमने बेटे कॉन्फ्लिक्ट की ना डिफरेंट शक्लें पढ़ी, और मैंने इसमें समझाया आपको क्या, कि भाई वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमें हमारे गोल के टूवर्ड्स लेके जाए कहलाता है फंक्शनल या पॉजिटिव, इसके बेनिफिट्स होते हैं। फिर हमारे पास है जो बेटे हमें हमारे गोल से डेविएट करा दे, जिसे बेटे हम डिसफंक्शनल कहते हैं। टास्क कॉन्फ्लिक्ट है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑन व्हाट टू डू। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑन हाउ टू डू। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास जिसे रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहें, कि यार जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल जो हैं, उनके दरमियान रिलेशंस में कुछ मसला आ रहा है। रिलेशंस में वो मसला मजहब की बुनियाद पे भी हो सकता है, जुबान की बुनियाद पे भी हो सकता है, ज्योग्राफी की बुनियाद पे भी हो सकता है, रंगो नस्ल की बुनियाद पे भी हो सकता है। डिफरेंट रीजंस हैं। हमें एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं हैं, हमें एक दूसरे के काम करने का तरीकाकार पसंद नहीं है। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में उतने सुकून से जिंदगी बसर नहीं कर सकता। तो रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रा इंडिविजुअल है, एक ही इंडिविजुअल का अपनी जात के साथ। इंटर इंडिविजुअल है जिसमें एक इंडिविजुअल का
कुछ ज्यादा इंडिविजुअल के साथ या इंडिविजुअल लेवल का जो कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी तरह से बेटे देखिएगा इंट्रा ग्रुप है जो कॉन्फ्लिक्ट बट विद इन अ ग्रुप है, और वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का है कि वो किसी एक बंदे से एसोसिएटेड नहीं है। और फिर मेरे बच्चे हमारे पास आप कहिए कि इंटर ग्रुप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखता है। वो जो दूसरा ग्रुप है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। आखिरी एक बात इस टॉपिक से रेलेवेंट, आखिरी एक बात बेटा अपने पास नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। जो जितने भी बेटा कॉन्फ्लिक्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, चाहे टास्क है, चाहे प्रोसेस है, चाहे इंट्रा इंडिविजुअल है, चाहे इंडिविजुअल है, जिस तरह के भी बेटे कॉन्फ्लिक्ट मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे बेटे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये फंक्शनल भी हो सकते हैं, डिसफंक्शनल भी हो सकते हैं। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल भी हो सकते हैं और डिसफंक्शनल भी। अपने पास अच्छे से निशान लगा लें, मैं इसको रेड से मार्क करने लगा हूं। हमारे पास बेटे एक एक्सेप्शन है रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, हमारे पास रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बेटे एक एक्सेप्शन है। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी फंक्शनल नहीं हो सकता। आप लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा के आया हूं कि बेटे एक कॉन्फ्लिक्ट अगर जरूरत से अपनी टॉलरेंस रेंज से ऊपर चला जाएगा फिर भी डिसफंक्शनल होगा, टॉलरेंस रेंज से नीचे चला जाएगा फिर भी डिसफंक्शनल होगा। वाहिद कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये कभी भी फंक्शनल नहीं होगा, ये हमेशा डिसफंक्शनल होगा। और हर सूरत में बेटा हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो वाहिद एक्सेप्शन जो है दैट इज रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रिलेशनल के अंदर बेटे देखिएगा कभी भी कोई पॉजिटिव चीज आपको नजर नहीं आएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिसफंक्शनल रहेगा। जो अभी तक मेरे बच्चे पढ़ाया है, टाइप्स पढ़ाई हैं, लेवल्स पढ़ाए हैं, सोर्स पढ़ाए हैं, 1 से 2 मिनट के लिए इसको जल्दी से रिव्यू करें। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को एक स्टेप जरा इसमें मजीद आगे लेके जाता हूं। क्विकली इसको जरा रीड कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज करें या इसको जल्दी से जरा रिव्यू कर लें। अभी नोट्स की तरफ नहीं जाना, उस तरफ जब मैं लेके जाऊंगा फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने उधर को मूव करना।
जी हसन बेटा। सर हेलो। रोल नंबर 525 हसन गुल। सर आवाज आ रही है? जी बेटे आवाज आ रही है हसन आपको? जी जी सर आ रही है, आपको आ रही है? हसन बेटा सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी बेटा सॉरी, अब बताइएगा। सर आ रही है आवाज? हसन बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी बेटा आप फरमाइएगा क्या कह रहे थे? सर ये टाइप्स और लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को सर डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये बेटा सर ये फंक्शन। ये बेटा एक ही चीज है, इसको ना डिफरेंट नामों से वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, इनको बेटे वो लेवल्स के नाम से भी सवाल पूछ लेता है, इनको समटाइम्स वो टाइप्स के नाम से भी सवाल पूछ लेता है, और समटाइम्स सोर्सेज के नाम से भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश एज सच नहीं किया जा सकता। जैसे बेटे देखे ना, जो है आपके पास टास्क कॉन्फ्लिक्ट या ये है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेटे कॉन्फ्लिक्ट की टाइप भी है, और आप कहिए कि कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज भी हैं जहां से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। टास्क की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह बेटा इंट्रा इंडिविजुअल, इंटर इंडिविजुअल, इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप, ये मेरे बच्चे इसके आप कहिए कि सोर्सेज भी हैं और इसके लेवल्स भी हैं। सो पेपर के अंदर वो लेवल्स, टाइप्स, सोर्सेज किसी भी नाम से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये सारे लिख देने? वो बेटा आपको ना जब क्वेश्चन देगा ना, जब आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कोई इंडिकेशन देगा आपको बीच में, डेफिनेटली देगा कि वो आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो जब वो सिनेरियो बनाएगा ना तो उसमें बेटा कोई ना कोई इंडिकेशन देगा वो। ठीक हो गया। पक्की बात है, क्लियर होती है बात? नहीं सर वैसे समझ नहीं आ रही कि तो ये दोनों फर्क है कि बेटा देखिएगा, मैंने अपनी बात को दोहराता हूं, समझा क्या रहा हूं बेटा, एक चीज जो है वो टाइप भी है, लेवल भी है, सोर्सेज भी हैं। ठीक हो गया? जैसे एक जरा चीज को समझिएगा हसन बेटा, क्लास में आपका और आपके एक दोस्त का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कहां ग्रुप करेंगे? सर ये इंटर इंडिविजुअल में। इंटर इंडिविजुअल में। अच्छा बेटा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आप दोनों का, वो आप दोनों के लिए अच्छा है, आप दोनों के लिए बेहतर है। ठीक है, यानी उस तो उसको हाँ आप, ठीक है, आप किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट, अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस है, आप दोनों उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, और डिबेट करने से आप दोनों को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा क्लियर हो रहा है। अब मेरा बच्चा इसको कहां ग्रुप करेंगे? सर ये पॉजिटिव ही है, फंक्शनल। पॉजिटिव में, फंक्शनल में, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आप ये देख रहे हैं उस स्टैंडर्ड में, आप ये देख रहे हैं कि यार ये जो हमारे पास लॉस ड्यू टू फायर हो गया है, इस लॉस ड्यू टू फायर को हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम आईएफआरएस। एक दोस्त कह रहा है इसे ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, दूसरा दोस्त कह रहा है इसे ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। अब मेरे बच्चे ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? सर ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस में, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि आपके और आपके दोस्त के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट में, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोसेस भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटर इंडिविजुअल भी है। तो इसमें बेटे लेवल्स भी आ गए, इसमें टाइप्स भी आ गई, इसमें सोर्सेस भी आ ठीक है सर। गए। एज अ ठीक है होल यानी हम लोग लिख सकते हैं सारा तो। जी मेरे बच्चे, जब वो पेपर में आपसे सवाल पूछेगा ना, तो वो आपको बेटा थोड़ी सी उसकी, जिसे कहें कि एक आइडेंटिटी बताएगा कि मैं आपसे क्या चीज पूछना चाह रहा हूं। ठीक हो गया? मतलब फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा जरा,
वो अगर बेटा आपको इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देता है जिसमें आपको कुछ ये नजर आ रहा है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट गोल अचीव करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि वो किस तरफ जा रहा है, वो फंक्शनल और डिसफंक्शनल की तरफ जा रहा है। अगर वो आपको कहता है जी ये कॉन्फ्लिक्ट एक इंडिविजुअल का है, या ये अमंग फ्यू इंडिविजुअल्स है, या ये कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप है, या ये कॉन्फ्लिक्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान है, इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हुआ, वो किस तरफ आपको लेके जा रहा है, इंट्रा इंडिविजुअल, इंटर इंडिविजुअल, इंट्रा ग्रुप वगैरह। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अंदर उसकी कोई ना कोई आपको ना इंडिकेशन लाजमी देगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, इन सब की ना सिर्फ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, वो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर फिर हम थोड़ी मजीद बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू ठीक हो सर। गया, वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम वेलकम। हाँ जी पुत्र, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी और को कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई मसले मसाइल? अच्छा, अब एक चीज ना हमने पढ़नी है और जरा समझने की हमने उसे उस बात को कोशिश करनी है। बेटे हमजा जावेद कौन है? हमजा जावेद इस वक्त क्लास में मौजूद है? हमजा जावेद, हमजा बेटा आप क्लास में मौजूद हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। क्योंकि ये जो बेटे व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, ये तो उस टाइम के लिए है जब हम क्लास में लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते। अगर राइट नाउ कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, और ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं, और ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी सारे भी सुन सकें। हमजा जावेद अगर क्लास में मौजूद हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि हम प्रॉपर डिस्कस कर सकें इस क्वेश्चन को। अदरवाइज आंसर तो चले मैं ग्रुप में भी दे ही दूंगा, लेकिन लाइव क्लास करने का फिर बेटा मकसद ही फौत हो जाता है। जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल चाल है, ठीक हो? जी सर। जी पुत्र हुक्म करो। सर ये रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट सर, आवाज कम हो गई थी माइक की, तो सर उस टाइम समझ नहीं आया कोई सर। मसला नहीं बेटा, दोबारा समझ लेते हैं। पुत्र देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुसलमान और हिंदू और मुख्तलिफ मजाहिब के जो लोग हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके कामों में कोई मसला नहीं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट स्टिल देखिएगा उनके दरमियान कुछ नाराजगी की कैफियत हो सकती है। यस सर। किस बुनियाद पे? रिलीजन की भी। रिलीजन की बेस पे, या इंडिया पाकिस्तान वाले हम तो बेटा वैसे ही बहाने ढूंढते हैं कि किसी ना किसी बात पे यस। हमारे दरमियान को पंगा पड़ जाए। अच्छा बेटा, ब्लैक स्किन वाले और व्हाइट स्किन वाले के दरमियान मसला हो सकता है। यस सर। अच्छा, इसी तरह हमजा बेटे, फॉर एग्जाम्पल आपकी आदत है थोड़ी ना खामोश रहने की, कि अच्छा भाई मुझे नहीं अब पता, मिसाल दे रहा हूं, आपकी आदत है थोड़ा ना खामोश रहने की कि यार बंदा चुप करके सुकून से बैठे। आपके पास कोई एक आपका क्लास फेलो जो उस दिन आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठा है, वो चपड़ 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 बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। बेटा उसकी इस हैबिट की वजह से, मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी पर्सनल प्रेफरेंस या लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात कर रहा हूं। आप खामोश पसंद है, खामोश तबा है, वो जरा टॉकेटिव है। बेटे दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यस सर। इसी तरह बेटे एक मर्तबा ना मैं पेपर दे रहा था, बहुत पुरानी बात है, आप लोगों की तरह स्टूडेंट था उस वक्त। तो बेटे मैं जिस एग्जामिनेशन हॉल में बैठा ना, मेरे आगे ना कोई एक साहब बैठे हुए थे, और आप यकीन मानिए कि उन साहब ने ना एक इतर लगाया हुआ था कोई, अब अल्लाह आलम वो इतर लेके कहां से आए थे, मुझे नहीं समझ आई उस इतर की। मुझे वैसे ही ना बेटा हल्की खुशबू, बहुत लाइट खुशबू पसंद है, लेकिन हल्की खुशबू। अब वो इतर ऐसा धमाकेदार, यकीन माने हो मेरे, मुझे ऐसे लगे जैसे मुझे सवाल भूल रहा है, और इतनी तेज उसकी जो खुशबू है। तंग आकर मैंने एग्जामिनर को रिक्वेस्ट की कि मैं कहा सर इस मोहतरम को या कहीं और, या मुझे कहीं और बिठा दें, जो खुशबू है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो बेटा समझा क्या रहा हूं, मजहब, जात, रंग, नस्ल, जुबान, स्किन कलर, पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग,
मूड, ये तमाम चीजें बेटे इंडिविजुअल्स के दरमियान के रिलेशंस को हमजा डिस्टर्ब करती हैं या नहीं करती मेरे बच्चे? यस 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 सर, करती हैं। करती हैं, ऑफ कोर्स करती हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मेरे बच्चे हम बट क्या कहते हैं? रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ओके सर, समझ आ गई बात? अच्छा, ठीक है सर, समझ आ गई। अगली चीज बेटे ये जी समझिएगा, सर। अगली चीज ये समझिएगा कि बेटे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, अब आपको बेटे उस लेक्चर की समझ आनी चाहिए। क्या ख्याल है? ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है ना कि बच्चों को लेक्चर की समझ आए, ठीक है? यस हाँ, सर। अब मैं मुसलमान हूं यस सर। या मैं मसीही हूं या मैं सिख हूं या मैं सिरे से खुदा को मानता ही नहीं हूं, इसका बेटा लेक्चर से क्या ताल्लुक? कोई है ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है सर। कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसका नो मतलब, सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लास में बैठे हुए आप मुझसे इस बुनियाद पे नाराजी रखें कि यार ये टीचर जो है ये मसीही है, और मैं आपसे इस बुनियाद पे खुदा न खास्ता नफरत करूं कि यार ये मुसलमान है, तो बेटा इसका हमारे इस झगड़े से कभी हमारी जो टास्क है या क्लास में जो हमारी परफॉर्मेंस है, इस पे कभी पॉजिटिव असर आएगा? नो सर। नहीं, कभी नहीं आएगा। तो दैट इज वाई मेरे बच्चे मैंने लिखवाया था कि ये वाहिद कॉन्फ्लिक्ट है जो हमेशा क्या रहेगा? डिसफंक्शनल ही रहेगा, ठीक जी है? सर। हाँ, बाकी कॉन्फ्लिक्ट मेरे बच्चे ओके सर। टास्क है, प्रोसेस है, वो कभी फंक्शनल हो जाएंगे, कभी डिसफंक्शनल हो जाएंगे। हमजा थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनल और डिसफंक्शनल कैसे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट? सर, जो कॉन्फ्लिक्ट आपको फायदा दे, बेनिफिट्स दें, वो ये फंक्शनल हो जाते हैं, और जो आपको एग्जैक्टली फायदा ना दे। एग्जैक्टली जब तक बेटे वो अपनी टॉलरेंस रेंज में रहेंगे वो फंक्शनल रहेंगे। टॉलरेंस रेंज से ऊपर चले गए जी फिर भी सर। डिसफंक्शनल, नीचे चले गए फिर भी डिसफंक्शनल, ठीक हो गया? तो हाँ, यस एग्जैक्टली। सर। लेकिन बेटा रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्या रहेगा? ये डिसफंक्शनल ही रहेगा, डिसफंक्शनल। ठीक सर? जी सर, थैंक यू। वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम। हाँ जी, कोई और सवाल पुत्र यहां तक? कोई और कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल? चलें जी, अगर यहां तक बेटे कोई और सवाल नहीं है तो पहले ना एक बात समझिएगा, फिर उसके बाद इसको पढ़ते हैं। आपके बुक वाले ने एक बड़ा खूबसूरत कमाल दिखाया है। बड़ा, मैंने बताया ना कि इस पूरी स्टडी टेक्स्ट में कुछ टॉपिक्स बड़े पुअरली आर्टिकुलेटेड हैं। उसमें से मेरे बच्चे एक टॉपिक ये है, इसने इंटर इंडिविजुअल जो है ये वाला, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे इसने बेटे कुछ फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हुए एक तो इसने गलती, सबसे बड़ी गलती ये की है, जो बच्चे स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो इसे ठीक कर लीजिएगा, कि हैं ये फैक्टर्स इंटर इंडिविजुअल से, लेकिन इसने हेडिंग जो वहां दी हुई है वो इंट्रा इंडिविजुअल की दी हुई है। हेडिंग को ठीक कर लीजिएगा, पहली बात। इसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं इसने कहा है जी इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं। इसी तरह मेरे बेटे कुछ इसने फैक्टर्स बताए हैं, कुछ फैक्टर्स जिनका ताल्लुक जो है वो इंटर ग्रुप से है, इसके भी कुछ उसने फैक्टर्स बताए हैं। और कुछ फैक्टर्स दोस्तों इसने लिखे हैं, इसने उन फैक्टर्स का नाम लिखा है अदर फैक्टर्स। ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, प्लीज तसल्ली से समझिएगा। आई नो के लेक्चर एंड की तरफ जा रहा है, और वैसे भी ना छुट्टियां जब नजदीक होती हैं ना तो पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बेटा हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करने से ही बात बनेगी। सो फोकस्ड रहिएगा। समझा मैं क्या रहा हूं कि इसने बेटा फैक्टर्स बताए हैं, इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के कुछ फैक्टर्स बताए हैं, रीजंस बताई हैं। कुछ फैक्टर्स इसने, कुछ रीजंस इसने इंटर ग्रुप की बताई हैं, और कुछ फैक्टर्स इसने जर्नल बताए हैं, जैसे कहें कि अदर फैक्टर्स के नाम से।
अभी बेटा जब पढ़ाऊंगा ना आपको तो आपको नजर आएगा कि असल में ये सारे फैक्टर्स सेम हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े उनके नाम तब्दील कर दिए हैं, अदरवाइज ये फैक्टर्स सारे के सारे सेम हैं। असल जो कहानी है, समझिएगा प्लीज, गौर कीजिएगा, असल कहानी क्या है कि बेटे ये सारे फैक्टर्स कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। जो फैक्टर्स मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये फैक्टर्स कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। ये इंटर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ये इंट्रा ग्रुप भी कर सकते हैं, इंटर ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा पेपर में ना, एग्जाम में आपने बड़े ध्यान से सवाल को समझना है। पेपर में आपने बड़े ही ध्यान से सवाल को समझना है और उस क्वेश्चन में से आपने पिक करना है कि ये कौन से फैक्टर्स पूछ रहा है। अगर तो वो पेपर में कहे कि भाई इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के फैक्टर बताओ, तो ये वाले लिख दीजिएगा। अगर वो कहे जी इंटर ग्रुप के फैक्टर्स बताओ, तो ये वाले लिख दीजिएगा। और अगर वो कहे जी जर्नल फैक्टर्स बताएं, कॉन्फ्लिक्ट के जर्नल फैक्टर्स बताएं, तो फिर मेरे बच्चे ये लिख दीजिएगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि भाई हमने उसकी कही हुई बात को फॉलो करना है। इन रियलिटी अभी आपको पढ़ाता हूं, समझिएगा, गौर कीजिएगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स ही बेटे आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। तशरीफ लाइएगा पेज नंबर 215 के ऊपर। पेज नंबर 215। सबसे पहले मेरा बच्चा इसने, मेरे बेटे, इसने एक्सप्लेन किया है इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को, यानी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान है, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट की हैसियत जाती है, ग्रुप लेवल की बात नहीं है, लोगों के। हमजा का आशिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आशिर का रईस से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रईस का शाहरुख से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, शाहरुख का ऋतिक रोशन से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया इंडिविजुअल, या ऋतिक रोशन का रईस और शाहरुख से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आशिर का शाहरुख का और ऋतिक रोशन का अहमद जब्बार साहब से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटर इंडिविजुअल है। ये हमारी इंडिविजुअल लेवल पे है। रीजन देखते हैं। वो कहता है जी एक तो ना लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी करना, आपके जो कलीग्स हैं उनके ऊपर इल्जाम तराशी करना, कोई गलती हो गई थी, गलती भी वो जो पास्ट मिस्टेक है, गुजर चुकी है, लेकिन तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। वो जैसे बेटा मिसाल तो खैर बुरी सी ही है, जैसे बेटे सास और बहू नहीं आपस में लड़ती, वो तुमने तब ऐसे किया था तो फिर आज ऐसे हो गया, वो कहती है नहीं जी तुमने ऐसे किया था तो फिर आज ऐसे हो गया। ब्लेमिंग की वजह से भी लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट निकलते हैं। परसेप्शन दैट favoritism has been shown by management in allocating work। ये बेटे इक्विटी थ्योरी की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की बात कर रहा है। वो कहता है जहां जस्टिस नहीं होगी, जहां काम को एलोकेट करने में फेवरेट, कोई अच्छा काम है, लर्निंग वाला काम है, तो आप अपने किसी अच्छे जानने वाले एम्प्लॉय को दे दें, कोई निकम्मा सा मोनोटनस नेचर का काम है आप मुझे दे दें, तो नेचुरली बेटा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। जर्नल डिसएग्रीमेंट, जर्नल डिसएग्रीमेंट किसी चीज के ऊपर मेथड फॉर परफॉर्मिंग, जिसे मेरे बच्चे हमने कहा है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए बेशक, तीसरी बुलेट के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। नॉन कॉन्ग्रुएंट गोल्स, बेटे ये कॉन्ग्रुएंट अगर आपको लफ्ज मुश्किल लग रहा है, इसके नीचे कोऑर्डिनेशन लिख लें, कोऑर्डिनेशन। ऐसे गोल्स बेटा जिनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर हम कमर्शियल गोल्स अचीव करने जाते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ सफर कर रही है, बेटे अगर हम पर्सनल गोल्स के पीछे जाते हैं तो कमर्शियल लाइफ सफर कर रही है, डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। बॉस को खुश रख करने की कोशिश करेंगे तो बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी, बेगम साहिबा को खुश करने की कोशिश करेंगे तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। राइवलरी फॉर स्कैरस रिसोर्सेज, अब बेटा आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए हैं या पढ़ रहे होंगे या बहुत सौ ने क्वालिफाई कर ली होगी। स्कैरस कहते हैं बेटा ऐसा रिसोर्स जो अपनी अपॉर्चुनिटी के मुकाबले में कम हो।
स्कैरस ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है जो अपॉर्चुनिटी के मुकाबले में कम हो। मैं सिंपल सी बेटा एक मिसाल देता हूं। जैसे मोहतरम जुनैद सुबहानी साहब हैं, अब माशाल्लाह अकाउंट्स और ऑडिट के हवाले से सर एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कभी कभी ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम जो कॉलेजेस वाले हैं वो हम सर को ना आपस में खींचते रहते हैं। उधर डी ग्राउंड में जो एमबीए वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि सर ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें पढ़ाएं। जो इधर एसीसीए वाले हैं इनकी कोशिश होती है कि यार कहीं जुनैद साहब हमारे पास ज्यादा टाइम दें। इधर हम सीए वाले हैं, हम जुनैद साहब को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। टाइम सर के पास बड़ा लिमिटेड सा होता है, यानी सर का जो टाइम है वो स्कैरस है। उसकी बुनियाद पे फिर बेटा हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम कभी एमबीए वाले एसीसीए वालों से लड़ते हैं, कभी एसीसीए वाले सीए वालों से लड़ते हैं, कभी सीए वाले एमबीए वालों से लड़ते हैं। और इस सारे लड़ाई झगड़े की बेटे रीजन क्या होती है कि एक ऐसा रिसोर्स है जिस रिसोर्स की मेरे बच्चे नेचर जो है वो स्कैरस है। अपनी अपॉर्चुनिटी के मुताबिक वो रिसोर्स पूरा नहीं है, वो रिसोर्स सफिशिएंट नहीं है। और उसकी वजह से राइवलरी जो है, रकाबत जो है, नाराजगी जो है वो पैदा हो रही है। फिर उसके बाद बेटे देखिएगा पुअर पर्सनल हाइजीन। ये पढ़ के ना हमेशा ही बड़ी हंसी आती है। इसकी वजह से भी बेटा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेटा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता, खास तौर पर बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम साफ सुथरा, महंगे की बात नहीं कर रहा, हम साफ सुथरा लिबास ना पहने, उस लिबास में से कोई ऐसी स्मेल आ रही हो जिससे बाकी लोग परेशान हो रहे हों, हम अपनी जो ओरल हाइजीन है, जो मुंह की सफाई है बेटे उसका ख्याल ना रखें, बात करते वक्त दूसरे जो हैं वो उस ओडर या स्मेल की वजह से परेशान हो रहे हों। दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम जो एक स्मेल है वो मौजों की स्मेल है, ठीक है, सॉक्स में से बदबू आ रही है और लोग इरिटेट हो रहे हैं, इससे भी बेटा लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। कुछ माह पहले, अब तो खैर इंडिया में हालात वैसे ही अस्तगफिरुल्लाह बहुत बुरे हो गए, कुछ साल, एक डेढ़ साल पहले कहीं मैंने खबर सुनी थी कि इंडिया में एक बस के अंदर बेटा कोई मुसाफिर बैठा हुआ था और उसने बहुत ही कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई गंदे मौजे पहने हुए थे और उसके मौजों की स्मेल की वजह से पूरी बस के मुसाफिर परेशान। और मोटरवे के ऊपर उन्होंने वो बस रुकवा दी, हाईवे पे वो बस रुकवा दी। वहां पुलिस को शिकायत की कि जी इसको उतारें बस से, हम जो है इसके साथ सफर नहीं कर सकते। सो हाइजीन, इसीलिए बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में हुक्म है कि हर तरह की दीनी और रूहानी और जिस्मानी और दुनियावी हर सफाई का एहतमाम किया जाए। परसेप्शन दैट समवन इज वर्किंग हार्डर एंड नॉट बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड, ये बेटा एग्जैक्टली वही इक्विटी थ्योरी। आपकी इनपुट ज्यादा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको आउटपुट कम दे रही है। पर्सनैलिटी क्लैशेस, जिसको बेटे हमने रिलेशनल, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात यही बच्चे को समझा रहा था। और इन एप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर वर्क, ऐसा ड्रेस जो मेरे बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ये कहें कि हमारे ऑफिस के अंदर, अब बाज मर्तबा क्या होता था कि ऑफिस में जो फीमेल कलीग्स हैं वो हाई हील्स पहन के या इस तरह की हील पहन के आती थी कि वो फर्श के ऊपर जो है वो टक 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 की बड़ी ही फजूल सी आवाज जो है वो पैदा होती थी। या इस तरह से सोचें 2 मिनट के लिए कि बेटे क्लासरूम है और क्लासरूम में आप कोई ऐसा लिबास भड़कीला सा, चमकीला सा, वो जिस तरह का नॉर्मली ये शोबिज के लोग पहनते हैं उस तरह का कोई चमकीला सा लिबास पहन के आप क्लासरूम में आ जाएं। या काम के ऊपर आप जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में सीएफओ हैं और आप अजीब अजीब तरह का कोई ऐसा लिबास जो है वो पहन के चले जाएं, तहबंद बांध के चले जाएं, या कुछ ऐसा कुर्ता पहन के चले जाएं जिसके गिरेबान के बटन ही ना हो, तो अजीब तरह का एक लिबास। या जैसे बेटे देखिए कुछ मुल्कों के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ईरान है, सऊदीया वगैरह है, वहां पर है कि अगर खवातीन जॉब करेंगी तो वो बाकायदा अपने आप को मुनासिब तरीके से कवर करेंगी और फिर उसके बाद वो जॉब पे आएंगी एंड सो ऑन। तो ये चीज भी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनती है। आप लोगों को अल्लाह ताला खुद तौफीक दे, या रिश्तेदार अगर आपके कभी कोई घर से कोई गया हो उम्रा करने खास तौर पर, तो वहां पर बेटे जो अरब हैं, जो वहां के जो लोग हैं, वो जब खवातीन मुनासिब पर्दा नहीं, मुनासिब लिबास का एहतमाम नहीं करती, तो वो लोग जो है बेटा वो इस चीज को बुरा मनाते हैं, नाराज होते हैं।
और सम टाइम वो अपनी नाराजगी का इजहार बोल के भी करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं एहतमाम करते प्रॉपर लिबास का। तो ये बेटा कुछ हमारी थोड़ी सी डिस्कशन आज के दिन हुई है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे हमारी 12 बजे क्लास होगी और कल इंशाल्लाह यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो पढ़ाया है इसको जरा रिवाइज कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन आए तो ग्रुप में मैं अवेलेबल होऊंगा, और इंशाल्लाह कल इसे यहीं से ही आगाज करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।